कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सिंगरा थाना क्षेत्र में एक गांव है बड़गांव। कल्लू निषाद अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे रमेश, दिनेश, संतोष के अलावा एक बेटी थी उमा। कल्लू किसान था। खेती की आय से परिवार चलता था। समय बीतते कल्लू ने अपने सभी बच्चों की शादियां कर दिया। तीनों भाइयों ने पिता के रहते ही घर और खेती की जमीन का बंटवारा भी कर लिया। भाई बहनों में संतोष निषाद सबसे छोटा था। उसका विवाह गुड़िया से हुआ था। गुड़िया के पिता रघुवीर निषाद गाजीपुर जिले के सुहावल गांव के रहने वाले थे। गुड़िया से शादी करके संतोष बहुत खुश था। बंटवारे के बाद संतोष के पास खेती की इतनी जमीन नहीं बची थी जिससे परिवार का गुजारा हो सके। फिर भी सालों तक हालात से उबरने की जद्दोजहद चलती रही। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इस गुजरते वक्त के साथ गुड़िया एक बेटे कृष्णा और 2 बेटियों की मां बन गई। गुड़िया 3 बच्चों की मां भले ही बन गई थी, लेकिन उसकी देहष्टि से ऐसा लगता नहीं था। वह पति को अक्सर खेती के अलावा कोई और काम करने की सलाह देती थी, लेकिन संतोष खेती किसानी में ही खुश था। बाहर जाकर नौकरी करने की बात न मानने पर संतोष का पत्नी के साथ झगड़ा होता रहता था। संतोष अपनी जमीन पर खेती करने के साथ साथ दूसरों की जमीन भी बटाई पर लेता था। तब कहीं जाकर परिवार का भरण पोषण हो पाता था। अगर बाढ़ या सूखे से फसल चौपट हो जाती तो उसके पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचता था। इस सब के चलते जब संतोष पर कर्ज हो गया तो उसने गांव छोड़ दिया। संतोष ने अपने गांव के कुछ लोगों से सुन रखा था कि कानपुर उद्योग नगरी है और वहां नौकरी आसानी से मिल जाती है। संतोष भी नौकरी की तलाश में कानपुर शहर पहुंच गया। वहां कई दिनों तक भाग दौड़ करने के बाद संतोष को पनकी स्थित एक रिक्शा कंपनी में काम मिल गया। वह रिक्शा कंपनी किराए पर रिक्शा भी चलवाती थी। संतोष मेहनती व ईमानदार था। जल्द ही उसने वहां अपनी अच्छी छवि बना लिया। उसकी लगन और मेहनत को देखकर मालिक ने उसे किराए पर चलने वाले रिक्शों के चालकों से किराया वसूलने की जिम्मेदारी सौंप दिया। इसके साथ ही वह किराए के रिक्शों की भी मरम्मत भी करता था। ज्यादा कमाने के चक्कर में संतोष नौकरी के बाद खुद भी रिक्शा चला लेता था। संतोष महीने 2 महीने में कानपुर से घर लौटता था और 2-3 दिन घर रुककर कानपुर चला जाता था। गुड़िया उन दिनों उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब औरत को पुरुष की नजदीकियों की ज्यादा जरूरत होती है। एक बार संतोष घर आया तो गुड़िया ने उससे कहा कि बच्चों की अब पढ़ने की उम्र है, गांव में रहकर पढ़ नहीं पाएंगे, अतः उसे वह बच्चों को साथ ले चले। संतोष को गुड़िया की बात सही लगी। उसने पत्नी को आश्वासन दिया कि जब वह अगली बार आएगा तो उसे वह बच्चों को अपने साथ ले जाएगा। संतोष कानपुर पहुंचकर कमरे की खोज में जुट गया। काफी कोशिश के बाद उसे अरमापुर में किराए पर कमरा मिल गया। कमरा मिल जाने के बाद वह पत्नी व बच्चों को कानपुर शहर ले आया। बच्चों का दाखिला उसने अरमापुर के सरकारी स्कूल में करा दिया। गुड़िया शहर आई तो उसके रंग ढंग ही बदल गए। वह खूब सज सवर कर रहने लगी। अपने व्यवहार की वजह से उसने आस पड़ोस की महिलाओं से भी अच्छे संबंध बना लिए थे। संतोष जिस रिक्शा कंपनी में काम करता था उसी में राजू नाम का युवक भी काम करता था। हालांकि राजू संतोष से कई साल छोटा था, फिर भी दोनों में खूब पटती थी। दोनों साथ साथ लंच करते थे। जरूरत पड़ने पर राजू संतोष की आर्थिक मदद भी कर देता था। राजू पनकी स्थित रतनपुर कॉलोनी में अकेला रहता था। वैसे वह मूल रूप से इटावा जिले के अजीतमल गांव का रहने वाला था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और भाइयों से उसकी पटती नहीं थी, इसलिए कानपुर आकर रिक्शा कंपनी में काम करने लगा था। एक दिन संतोष ने राजू को बताया कि आज उसके बेटे कृष्णा का जन्मदिन है।
उसने किसी और को तो नहीं बुलाया, लेकिन उसे जरूर आना है। अपनेपन की इस बात से राजू खुश हुआ। उसने कहा, संतोष भैया, मैं शाम को जरूर आऊंगा। शाम की पार्टी भी मेरी तरफ से ही रहेगी। राजू दिन भर काम में व्यस्त रहा। शाम होते ही वह अपने घर पहुंचा और अच्छे कपड़े पहने फिर सज सवर कर संतोष के घर पहुंच गया। राजू के पहुंचने पर संतोष बहुत खुश हुआ। उसने राजू का अपनी पत्नी से परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरा अच्छा दोस्त और हमदर्द है। गुड़िया ने मुस्कुराकर राजू का स्वागत किया और बोली, यह आपके बारे में बताते रहते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। गुड़िया ने राजू की आवभगत किया। राजू भी गुड़िया की खूबसूरती में खो गया। कुल मिलाकर गुड़िया पहली ही नजर में राजू के दिलो दिमाग पर छा गई। इसके बाद वह किसी न किसी बहाने संतोष के साथ उसके घर जाने लगा। वह जब भी घर जाता बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें जरूर लेकर आता था। बच्चों को उनकी मनपसंद चीजें मिलने लगी तो वह चाचा चाचा कहकर उससे घुल मिल गए। जल्दी ही राजू ने संतोष के घर में अपनी पैठ बना लिया। राजू का घर आना बच्चों को ही नहीं बल्कि गुड़िया को भी अच्छा लगता था। राजू की लच्छेदार बातें उसे खूब भाती थीं। धीरे धीरे गुड़िया के मन में भी राजू के प्रति चाहत बढ़ गई। एक रोज गुड़िया कमरे के बाहर खड़ी धूप में बाल सुखा रही थी। तभी अचानक राजू उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गुड़िया ने उसे आश्चर्य से देखते हुए पूछा, अरे तुम इस तरह अचानक क्या ड्यूटी नहीं गए? ड्यूटी गया तो था भाभी, पर तुम्हारी याद आई तो चला आया, राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस दिन राजू को गुड़िया बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। उसकी निगाहें गुड़िया के चेहरे पर जम गईं। यही हाल गुड़िया का भी था। राजू को इस तरह देखते हुए गुड़िया बोली, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? क्या पहली बार देखा है? बोलो, किस सोच में डूब गए? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो देख रहा था कि खुले बालों में आप कितनी सुंदर लग रही हैं। वैसे एक बात कहूँ, आपके अलावा पास पड़ोस में और भी हैं, पर आप जैसी सुंदर कोई नहीं है। बस रहने दो, बहुत बातें बनाने लगे हो तुम। तुम्हारे भैया तो कभी तारीफ नहीं करते हैं। काम के बोझ से इतने थके होते हैं कि खाना खाकर बिस्तर पर लुढ़क जाते हैं, और अगर उनसे कुछ कहो तो किसी न किसी बात को लेकर झगड़ने लगते हैं। राजू बोला, अरे भाभी, औरत की खूबसूरती सबको रास थोड़े ही आती है। भैया तो लापरवाह हैं, शराब में डूबे रहते हैं, इसलिए तुम्हारी कदर नहीं करते हैं। गुड़िया उसे उकसाते हुए बोली, तू तो मेरी बहुत कदर करता है। हफ्ते बीत जाते हैं, झांकने तक नहीं आता है। जब बहुत देखे हैं तेरे जैसे बातें बनाने वाले। मुझे सचमुच आपकी बहुत फिक्र है भाभी। यकीन ना हो तो परख लो, अब मैं आपकी खैर खबर लेने जल्दी जल्दी आता रहूंगा। छोटा बड़ा जो भी काम कहोगी मैं करूंगा। राजू ने गुड़िया की चिरौरी सी किया। राजू की यह बात सुनकर गुड़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर बोली, तू आराम से चारपाई पर बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। थोड़ी देर में गुड़िया 2 कप चाय और प्लेट में बिस्कुट व नमकीन ले आई। दोनों पास पास बैठकर गपशप लड़ाते हुए चाय पीते रहे और चोरी छिपे एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के ही दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। सच तो यह था कि गुड़िया गबरू जवान राजू पर फिदा हो गई थी। वह ही नहीं, राजू भी मतवाली भाभी का दीवाना बन गया था। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़के तो नजदीकियां खुद ब खुद बन गईं। इसके बाद राजू अक्सर गुड़िया से मिलने आने लगा। गुड़िया को उसका आना अच्छा लगता था। जल्द ही वह एक दूसरे से खुल गए और दोनों के बीच हंसी मजाक होने लगा। इन्हीं दिनों संतोष खेतों की देखभाल के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया। गुड़िया को यह मौका अच्छा लगा तो उसने एक रोज रात में राजू को अपने कमरे पर रोक लिया। खाना खाने के बाद एक चारपाई पर राजू लेट गया और दूसरी पर गुड़िया। राजू सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन भाभी गुड़िया की तरफ ही लगा हुआ था। तभी आधी रात के बाद गुड़िया अपनी चारपाई से उठकर उसके पास आ लेटी।
इसके बाद तो राजू की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह गुड़िया से बोला, क्या हुआ भाभी? डर लग रहा था इसलिए तुम्हारे पास चली आई, गुड़िया ने उससे सटते हुए कहा। राजू ने पूछा, डर लग रहा है तो लाइट जला दूं क्या? नहीं, लाइट जलाने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो, कहते हुए वह उससे लिपट गई। राजू गुड़िया की मंशा समझ चुका था। वह भी जवान था। गुड़िया के स्पर्श से उसके शरीर में भी सरसराहट दौड़ गई थी। फिर जब गुड़िया ने उसे उकसाया तो ऐसे में भला वह कैसे शांत रह सकता था। नतीजतन दोनों ने ही उस रात अपनी हसरतें पूरी किया। उस दिन के बाद राजू और गुड़िया अक्सर कामलीला रचाने लगे। राजू अपनी अधिकांश उसके बच्चों पर खर्च करने लगा। उसके घर आने का विरोध संतोष ना करे, इसलिए वह उसकी भी आर्थिक मदद करने लगा। इसके अलावा संतोष जब भी शराब पीने की इच्छा जताता तो राजू उसे ठेके पर ले जाता और शराब पिलाता। इतना ही नहीं, राजू अब गुड़िया के घरेलू काम में भी हाथ बटाने लगा। राशन लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना तथा शाम को सब्जी लाना उसकी दिनचर्या बन गई थी। संतोष जब गांव चला जाता तो राजू रात में उसके घर रुकता और फिर दोनों रात भर रंगरलियां मनाते। राजू जब संतोष के साथ उसके घर आता तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में जब वह अक्सर उसके घर पड़ा रहने लगा तो पड़ोसियों के मन में शंका पैदा होने लगी। धीरे धीरे मोहल्ले में गुड़िया और राजू के संबंधों की चर्चा फैल गई। एक दिन संतोष को उसके पड़ोसी राम सिंह भदौरिया ने अपने पास बुलाकर कहा, संतोष, तुम रात दिन काम में व्यस्त रहते हो और घर आकर नशे में डूब जाते हो। कभी अपने घर की तरफ भी ध्यान दिया करो कि तुम्हारे यहाँ कौन आता है कौन जाता है। तुम्हें कुछ पता भी है? संतोष ने पूछा, चाचा, मेरे घर में तो सब ठीक चल रहा है, अगर कोई गड़बड़ है तो बताओ। हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। वह जो तुम्हारा दोस्त राजू है ना, वह ठीक नहीं है। तुम घर पर नहीं होते तब वह तुम्हारे घर आता है। तुम्हें कुछ पता भी है? संतोष ने पूछा, चाचा, मेरे घर में तो सब ठीक चल रहा है, अगर कोई गड़बड़ है तो बताओ। हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। वह जो तुम्हारा दोस्त राजू है ना, वह ठीक नहीं है। तुम घर पर नहीं होते तब वह तुम्हारे घर आता है, बच्चों को पैसे देकर घर के बाहर भेज देता है, फिर तुम्हारे घर का दरवाजा बंद हो जाता है। पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बीवी और राजू के नाजायज संबंधों की चर्चा हो रही है और तुम कान बंद किए बैठे हो, राम सिंह ने बताया। संतोष निषाद को जब यह बात पता चली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने इस बारे में पत्नी व राजू से बात की तो दोनों ने साफ कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। गुड़िया ने कहा कि राजू उसकी मदद करता है, इसलिए पड़ोसी जलते हैं। घर में झगड़ा कराने के लिए वे तुम्हारे कान धर रहे हैं। संतोष ने उस समय तो पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और फिर कुछ दिनों के लिए जरूरी काम से अपने गांव चला गया। लगभग एक सप्ताह बाद जब वह गांव से लौटा तो घर में राजू मौजूद था। उस समय राजू और गुड़िया हंसी ठिठोली और शारीरिक छेड़छाड़ कर रहे थे। अब उसे विश्वास हो गया कि राम सिंह चाचा ने जो बात उसे बताई थी वह सच थी। यह देखकर संतोष का पारा चढ़ गया। उसी समय उसने गुड़िया की जमकर पिटाई कर दिया। मौका पाकर राजू वहां से खिसक गया। अगले दिन संतोष जब अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो कंपनी में उसे राजू मिल गया। संतोष ने राजू को वहीं पर खूब फटकारा। राजू ने उस समय उससे माफी मांग लिया, पर बाद में राजू और गुड़िया पहले की तरह मिलते रहे। किसी न किसी तरह संतोष को इसकी जानकारी मिलती रही। पत्नी की इस बेवफाई से संतोष टूट गया था। वह शराब तो पहले भी पीता था, लेकिन अब और ज्यादा पीने लगा। उसे गुड़िया से इतनी अधिक नफरत हो गई थी कि उसने उससे बातचीत तक करनी बंद कर दिया। लेकिन जिस दिन राजू घर के पास दिख जाता था उस दिन गुस्से से संतोष का खून खौल जाता था। राजू को लेकर गुड़िया से उसकी तकरार होती थी, नौबत मारपीट तक आ जाती थी। पूरा मोहल्ला जान गया था कि झगड़े की जड़ राजू और गुड़िया के अवैध संबंध हैं।
इसके बाद तो खुल्लम खुल्ला पूरे मोहल्ले में दोनों के संबंधों की चर्चा होने लगी। इससे संतोष की खूब बदनामी हो रही थी। तब संतोष ने राजू के घर आने पर प्रतिबंध लगा दिया। गुड़िया अपने से 10 साल छोटे प्रेमी राजू की दीवानी थी। वह किसी भी हाल में उससे अलग नहीं होना चाहती थी। पति के चौकस हो जाने पर गुड़िया भी सतर्क हो गई। गुड़िया को जब भी मौका मिलता था वह फोन करके राजू को बुला लेती थी। पड़ोसियों को भनक ना लगे इसके लिए वह राजू को कमरे के पीछे खुलने वाली खिड़की से अंदर बुलाती थी। फिर शारीरिक मिलन के बाद वह उसी खिड़की से चला जाता था। लेकिन सतर्कता के बावजूद एक रोज पड़ोसन रेखा निषाद ने राजू को खिड़की के रास्ते गुड़िया के घर में जाते देख लिया। उसने यह बात संतोष को बताई तो उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने गुड़िया की जमकर पिटाई किया और दूसरे दिन बच्चों सहित गुड़िया को अपने गांव वाले घर भेज दिया। गुड़िया ने गांव पहुंचने की जानकारी राजू को दे दिया। गुड़िया के गांव जाने पर राजू परेशान रहने लगा। अब दोनों की बात मोबाइल पर ही हो पाती थी। राजू गुड़िया पर दबाव बनाने लगा कि वह किसी न किसी बहाने से वापस आ जाए। उसके बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। गुड़िया राजू को आश्वासन देती कि अभी उचित समय नहीं है। संतोष का गुस्सा जब शांत हो जाएगा तब वह उससे बात करके आ जाएगी। संतोष ने पत्नी को मजबूरी में गांव भेज तो दिया था, लेकिन उसके जाने के बाद वह भी परेशान हो गया था। अब उसे खाना खुद ही बनाना पड़ता था। काम में व्यस्त रहने से वह इतना थक जाता था कि कभी बिना खाना खाए ही सो जाता था। उसे बच्चों की भी याद आ रही थी। स्कूल से भी खबर आ रही थी कि आखिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। संतोष का मन करता कि वह बच्चों को ले आए, लेकिन पत्नी की चरित्रहीनता याद आते ही वह अपना विचार बदल देता था। जब गुड़िया को गांव से कानपुर आने का मौका नहीं मिला तो राजू संतोष को मनाने तथा उससे फिर से दोस्ती करने का प्रयास करने लगा, लेकिन संतोष उसे झिड़क देता था। एक दिन उसने कह दिया, तू आस्तीन का सांप है, अब मैं तेरे झांसे में नहीं आऊंगा। मैंने तुझे भाई जैसा मान सम्मान दिया पर तूने मुझे ही डस लिया। बड़े भैया, मुझे अपनी गलती का एहसास है, बस मुझे एक बार माफ कर दो, फिर ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। राजू ने बार बार मिन्नत की तो संतोष का दिल पसीज गया। फिर से दोस्ती बहाल हो जाने पर उस दिन दोनों ने दोस्ती के नाम पर फिर से जाम पर जाम टकराए। राजू ने अपनी कामयाबी की जानकारी गुड़िया को दी तो उसके मन में आस जगी कि संतोष अब उसे अपने पास बुला लेगा। उन्हीं दिनों संतोष वायरल फीवर की चपेट में आ गया। राजू ही उसे अस्पताल ले गया। राजू ने संतोष को सलाह दिया कि वह भाभी को बुला ले तो उसकी सही तरीके से देखभाल हो जाएगी। संतोष ने पहले तो मुंह बनाया, फिर कुछ सोचकर गुड़िया को फोन कर बताया कि वह बीमार है, अतः बच्चों के साथ जल्दी आ जाए। पति की बात सुनकर गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। उसने फटाफट अपना सामान बांधकर बच्चों को तैयार किया और दूसरे दिन कानपुर आ गई। गुड़िया की सेवा से संतोष ठीक हो गया और बच्चे भी स्कूल जाने लगे। राजू और गुड़िया कुछ दिनों तक तो अनजान बने रहे। उसके बाद फिर से दोनों का चोरी छिपे मिलन शुरू हो गया। गुड़िया के आने के बाद राजू संतोष से किए गए अपने वादे को भूल गया। एक रोज संतोष की अपनी कंपनी में ही तबीयत खराब हो गई। उसका बदन बुखार से तप रहा था, इसलिए वह दोपहर के समय ही कंपनी से घर की ओर चल दिया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, गुड़िया दरवाजा खोल। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद गुड़िया ने दरवाजा खोला। वह कमरे में पहुंचा तो उसने खिड़की से किसी को भागते देखा। पत्नी से पूछा तो वह साफ मुकर गई, लेकिन गुड़िया के उलझे बाल, बिस्तर की हालत तो कुछ और ही बयां कर रही थी। वह समझ गया कि जरूर इसका यार राजू यहाँ से भागा है, यानी इसने अपने यार से मिलना बंद नहीं किया है। गुस्से में संतोष ने गुड़िया की चोटी पकड़कर पूछा, बता तेरे साथ कमरे में कौन था? सच सच बता वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुड़िया घबरा तो गई, लेकिन फिर संभलते हुए बोली, कोई भी नहीं था। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है, तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है।
गुड़िया ने हमदर्दी जताई तो संतोष को लगा कि शायद उसे बुखार है, इसलिए गलतफहमी हुई है। लेकिन उसका मन बार बार कह रहा था कि कमरे के अंदर राजू था जो उसके साथ सोया था। उस रात राजू को लेकर दोनों में झगड़ा होता रहा। संतोष के मन में शक पैदा हुआ तो फिर बढ़ता ही गया। अब तो संतोष राजू की मौजूदगी में भी गुड़िया की पिटाई कर देता था। राजू बीच बचाव करने आता तो उसे झिड़क देता था। गुड़िया राजू की दीवानी थी, इसलिए उसे ना तो पति की परवाह थी और ना ही परिवार के इज्जत की परवाह थी। इसी दीवानगी में एक दिन गुड़िया ने राजू से कहा, तुम्हारी वजह से संतोष मुझे मारता पीटता है और तुम दुम दबाकर भाग जाते हो। आखिर तुम कैसे प्रेमी हो, कुछ करते क्यों नहीं? घर का मामला है भाभी, मैं कर भी क्या सकता हूँ। राजू ने मजबूरी जाहिर की। तभी गुड़िया बोली, विरोध तो कर सकते हो, मुझ पर उठने वाला उसका हाथ तो मरोड़ सकते हो। राजू ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता भाभी, क्योंकि तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा। 28 नवंबर 2018 की रात संतोष यह कहकर घर से निकला कि वह अपनी ड्यूटी पर जा रहा है। संतोष चला गया तो गुड़िया ने राजू से मोबाइल पर बात किया, राजू तुम फटाफट आ जाओ, आज तो मौज ही मौज है। वह घर पर नहीं है, पूरी रात अपनी है, जमकर मौज मस्ती करेंगे। रात 12 बजे के आसपास राजू खिड़की के रास्ते गुड़िया के कमरे में पहुंच गया। गुड़िया ने एक कमरे में अपने बच्चों को सुला दिया था, दूसरे कमरे में गुड़िया सजी सवरी बैठी थी। आते ही राजू ने गुड़िया को अपने बाहुपाश में लिया और दोनों जिस्मानी भूख मिटाने लगे। इधर सुबह 5 बजे संतोष घर आया। वह कमरे के पास पहुंचा तो उसने कमरे के अंदर हंसने की आवाजें सुनी। संतोष का माथा ठनका। वह समझ गया कि कमरे के अंदर गुड़िया और राजू ही होंगे। गुस्से में उसने दरवाजा पीटना शुरू किया तो कुछ देर बाद गुड़िया ने दरवाजा खोला तो उसने खिड़की से कूदते राजू को देख लिया था। संतोष ने गुस्से में गुड़िया के बाल पकड़े और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर वह उसे लात घूंसों से पीटने लगा। अचानक संतोष की नजर कमरे में रखी कुल्हाड़ी पर पड़ी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और ताबड़तोड़ कई बार गुड़िया के सिर और गर्दन पर किए। गुड़िया खून से लथपथ होकर जान बख्श देने की गुहार लगाने लगी। शोर सुनकर बच्चे भी जाग गए, लेकिन पिता का रौद्र रूप देखकर वे सहम गए। फिर भी कृष्णा ने बाप के हाथ से कुल्हाड़ी छीन लिया और बोला, पापा मम्मी को मत मारो, हम लोगों को रोटी कौन देगा। कहते हुए कृष्णा कुल्हाड़ी लेकर घर के बाहर भागा। उसने पड़ोस में रहने वाली रेखा आंटी को बताया कि उसके पापा उसकी मम्मी को कुल्हाड़ी से मार रहे हैं। रेखा भागी भागी गुड़िया के कमरे में पहुंची। गुड़िया की उस समय सांसें चल रही थीं। रेखा पुलिस को फोन करने कमरे से बाहर आई तो संतोष ने कमरे में रखा फावड़ा उठा लिया और जोरदार वार करके गुड़िया को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद संतोष भागा नहीं बल्कि पत्नी के शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। इधर रेखा निषाद ने पड़ोसियों व थाना अरमापुर पुलिस को सूचना दे दिया। खबर मिलते ही अरमापुर थाना प्रभारी RK सिंह भी वहां आ गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर मृतका के पति संतोष व उसके बच्चों से बात किया। संतोष ने हत्या का जुर्म कबूलते हुए पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसकी पत्नी बदचलन थी, इसलिए उसे मार दिया। उसे हत्या का कोई अफसोस नहीं है। मृतका के बच्चों ने बताया कि मां की हत्या उसके पिता संतोष ने उनकी आंखों के सामने की थी। उन्होंने मां को बचाने का प्रयास भी किया था, लेकिन बचा नहीं सके। पड़ोसी रेखा भी हत्या की चश्मदीद गवाह बनी। थाना अरमापुर के इंस्पेक्टर RK सिंह ने मृतका गुड़िया के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। फिर रेखा निषाद को वादी बनाकर संतोष निषाद के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को मृतका के माता पिता को सौंप दिया गया। कृष्णा, नंदिनी व लाडो को भी पालन पोषण के लिए नाना नानी अपने साथ ले गए। 30 नवंबर 2018 को पुलिस ने अभियुक्त संतोष निषाद को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। कहानी लिखे जाने तक उसकी जमानत नहीं हुई थी।
सभी बच्चे अपनी ननिहाल में थे। ममता मैडम ने मुझे कई बार बोला था कि बनारस की कोई कहानी सुनाइए, तो आज की कहानी बनारस की थी, जिसकी फरमाइश ममता सिंह मैडम ने किया था। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।